दिव्य दयाल फाउंडेशन के मंच पर आप सभी का स्वागत। सभी को प्रणाम, नमस्कार। जैसा कि आपको अनाउंस किया जा चुका है कि कब्ज आज का विषय रहेगा और कब्ज से सारे रोग जन्म लेते हैं। पहले कोई न कोई खराबी पेट के अंदर होती है, वहीं से कब्ज का दायरा शुरू होता है। अब शरीर जब तक झेलने की स्थिति में होता है बीमारियों को, तब तक वो झेल पाएगा। उसके बाद में वो झेलने की स्थिति में नहीं होता। तो ऐसे क्या कारण रहते होंगे क्या? क्योंकि किसी भी समाधान की ओर बढ़ने से पहले उसका कारणों का जानना जरूरी है। कारण जाने बिना कभी भी निवारण नहीं हो सकता है। तो आज हम कारणों पर भी चर्चा करेंगे। पहले तो ये जान लें कि कब्ज होता क्या है, क्योंकि जिसके बारे में हमें नहीं पता कि ये बीमारी क्या है, तो फिर और कैसे क्या इसका समाधान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जनरली लोग होता ये है कि हमारे पास तभी आते हैं जब पूरी अंग्रेजी दवाई ले लेते हैं, आयुर्वेदिक दवाई ले लेते हैं, कब्ज काढ़े चूर्ण, कब्ज के लिए काढ़े चूर्ण, जड़ी बूटी सब यहाँ वहां से पढ़ के अलग अलग यूनिवर्सिटियों में सारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद में आते हैं। मैं आज जो चर्चा करने वाला हूँ उन्हीं विषयों पर चर्चा करूंगा कि ऐसा सब कुछ करने के बावजूद भी हमारा कॉन्स्टिपेशन नहीं जा रहा, तो क्या कारण है इनके पीछे? कोई बड़े कारण रहे होंगे जिनके कारण ये सब समाधान इसके लिए समाधान नहीं हो पा रहा। तो हमें वही सब की जानकारी नहीं होती कि हमें समाधान क्यों नहीं हो रहा है, कारण क्या है उसके। और क्योंकि कोई फ्रेंड से पता लग गया, कोई बोलेगा कारण, कोई ये वाला चूर्ण ले लो ये बहुत बढ़िया है, ये बाबा जी का जड़ी बूटी है, ये फला की जड़ी बूटी है, ये फला वाली डलकुलेक्स ले लो, कोई ये ले लो वो ले लो। हम किसी कंपनी का प्रचार नहीं करेंगे, इसलिए हम ज्यादा इन पे विचार नहीं करते। right? तो कारण जो भी हो, निवारण के आपने सभी प्रयास किए, फिर भी आप सफल नहीं हो पा रहे, तो इनके पीछे कोई ऐसा गहरा कारण है जो कि आपको परमानेंट रोग निवारण की ओर नहीं ले जाता। और बस यही होता है कि कब्ज होती है, कब्ज होने के बाद में पेट में गैस होगी, गैस एसिडिटी ये सारे क्रम चलेंगे, क्रम के बाद में कोई बड़ी बीमारी शुरू हो जाएगी। जब पेट में गैस बनेगा तो बीपी भी हो जाएगा, बीपी हो जाएगा तो सिर में दर्द होगा, फिर माइग्रेन भी होगा। जब गैस यहाँ वहाँ रुकने लगेगी, दर्द होने लगेगा और वो शरीर के अंदर जोड़ों में जाएगी, बाकी हिस्सों के अंदर जो तकलीफ करेगी, तो उन सभी हिस्सों की सारी बीमारियां देखने को मिलेंगी। आगे हम आर ए पॉजिटिव टेस्ट कराते हैं, आगे हम अलग अलग प्रकार के टेस्ट कराते हैं, लीवर फंक्शन, LFT, KFT, TBC, ये सारे टेस्ट कराने के बाद में भी हमें जानकारी या संतुष्टि प्राप्त नहीं होती कि हमारे बीमारियों के मुख्य कारण जो हैं वो क्या है। और बीमारियां एक के बाद एक लाइन लग करके बढ़ती चली जाती हैं। उनका जो दायरा है, उनके बीच में हम फंसते या धंसते चले जाते हैं। लिस्ट बढ़ जाएगी बीमारियों की, लेकिन कम नहीं होती। दवाइयों की लिस्ट बढ़ सकती है लेकिन कम नहीं होती। इन सब के पीछे प्रथम दृष्टया कारण कब्ज ही होता है, यानी पेट साफ नहीं होता।
तो ऐसा क्या है कि इसका समाधान नहीं होता? पहले तो ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमको तभी पता पड़ेगा जब हम जानेंगे उसको, कि पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन आपको है या नहीं है, तो इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। जनरली किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को जो अच्छे प्रकार से खान पान लेता है, 24 घंटे में 1 या 2 बार स्टूल पास होता है। या नहीं हो पाए तो 1 आध दिन का गैप हो सकता है, भाई आज नहीं हुआ किसी कारण से कल हो जाएगा, है ना। कई बार ऐसा भी हुआ करता है। उसके भी कई कारण हैं, उस पर भी हम आज चर्चा करेंगे, जानेंगे। कई लोगों को हुआ भी तो सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, गए थोड़ा बहुत कुछ लगा, और हुआ भी तो इतना नहीं हुआ कि समाधान पूरा हो जाए, है ना। ये सब जो क्रम चला, या स्टूल पास होते के समय आपको जोर लगाना पड़ता है ना, ऐसी स्थिति हो, या फिर स्टूल पास करते समय कोई दर्द होता है, या स्टूल बहुत ज्यादा हार्ड होती है, या बहुत ज्यादा रूखापन होता है, या स्टूल पास करने का सेंसेशन नहीं होता, या स्टूल पास करने के बाद सेटिस्फेक्शन नहीं होता, यानी मल पूरी तरह से बाहर ठीक से नहीं निकलता, इनमें से कोई लक्षण है तो समझ जाइए आपको कॉन्स्टिपेशन है। या कुछ लोगों की एक समस्या होती है कि स्टूल तो पास होता है, लेकिन स्टूल मैटर उसमें थोड़ा सा स्टिकीपन दिखता है, यानी चिकनापन दिखता है, और फ्लश करने के बाद भी वो पॉट पे चिपका रह जाता है। ये भी एक समस्या है। या किसी को थोड़ा बहुत खाना कम खा लिया या ज्यादा खा लिया, या किसी किसी को ऐसी कंडीशन बन जाती है कि दिन में कई बार जाना पड़ता है, या खाना खाते ही जाना पड़ता है, या कई बार दिन में 4 से 5 बार उनको मोशन होती है, वो जाते रहते हैं आते रहते हैं, लेकिन पेट साफ नहीं होता, थोड़ा बहुत कुछ गैस पास होती है और फिर बस। तो ये सभी लक्षण हैं। इन सब में ये जानना जरूरी है कि आपकी जो नेचुरल मल की प्रवृत्ति है वो नहीं हो पा रही, ये बहुत जरूरी है जानना आपको। या वो नॉर्मल नहीं है, या नॉर्मल स्टूल के जो लक्षण आयुर्वेद में बताए हैं वो कैसा होना चाहिए, चलिए उसको भी जानते हैं। तो स्टूल मैटर कैसा होना चाहिए, तो इसको हम साधारण भाषा में आपको बताएं। स्टूल मैटर ऐसा हो कि जिसको हम पास करते समय वो दिखता कैसा होगा। तो जो केला होता है, केले का छिलका हटा दिया, हटाने के बाद ऐसा बंधा हुआ जो मल आता है और आसानी से पास हो जाए, और वहां पे कोई भी चिकनापन या टॉयलेट के अंदर उसमें दाग न लगे, पानी डालते ही वो अंदर चला जाए, ये बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति का मल है। केले के जैसा बंधा हुआ होना चाहिए, बिखराव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है। ऐसा नहीं होता तो आप कुछ हद तक बीमार हैं।
आपको कोई न कोई बीमारी हो सकती है या होने वाली है। अब आप कहेंगे ऐसा तो किसी को नहीं होता, बात सही भी है। आज के युग में आयुर्वेद की परिभाषा को पूरा करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमारा खान पान, रहन सहन, सोना, करना, उठना बैठना, सभी की परेशानियां एक जैसी हैं। अच्छा, यहां तक कहा गया आयुर्वेद में कि इसको पास करते समय दुर्गंध भी नहीं होनी चाहिए। अब जब इतना टाइट मल रहेगा, बंधा हुआ रहेगा, तो दुर्गंध तो होगी थोड़ी बहुत, तो दुर्गंध भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और ये सुखपूर्वक होना चाहिए। ऐसी मल प्रवृत्ति हो जो सुखपूर्वक, यानी आपको आनंददायी हो, आसानी से पास हो जाए बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी दर्द के मल प्रवृत्ति हो जाए। तो पेट साफ होना एक नेचुरल प्रोसेस है, और ये नेचर की एक प्रक्रिया है। वो हर जीव का एक प्रोसेस है। कोई भी जीव हो, चाहे मनुष्य हो या कोई भी हो, तो इस प्रोसेस के लिए किसी भी जीव को, इस धरती पर रहने वाले को, कोई दवा की आवश्यकता नहीं होती, ना ना होनी चाहिए। होती है तो उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। कभी कभी हमें गुरुजनों के द्वारा एक सेंटेंस सुनने को मिलता है, शौचानंदम परमानंदम, यानी शौच का जो आनंद ही परम आनंद है। यानी आप पूरी तरह से निवृत्त हो गए तो आपको परमानंद की प्राप्ति होती है। और यदि थोड़ा सा वो रुक जाए तो फिर देखो आपको दिन भर नींद आना, पेट में गैस बनना, आफरा आना, कभी तरह तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मन प्रसन्न होता है, पेट साफ होने से सभी कामों में मन लगता है, और पूरा दिन भी आसानी से फ्रेशनेस अवस्था में गुजरता है। नहीं तो क्या होता है, भारीपन लगता है पेट में, बेचैनी सा, इरिटेशन टाइप ऐसा कुछ लगता है, फील होता है। अब सभी, ज्यादातर लोग उपाय करके ही आते हैं, लेकिन फिर भी समाधान उनका नहीं हो रहा था। क्योंकि एक समय है निश्चित, आप चूर्ण लेंगे तो कितने दिन लेंगे, फिर बॉडी उसका रेजिस्टेंस कर जाएगी, है ना। दवा का मतलब, कोई भी दवा आपने ली है, आज नहीं तो कल वो बॉडी उसका रेजिस्टेंस कर जाएगी, बॉडी में वो दवा काम करना बंद कर देगी। इसलिए ज्यादातर डॉक्टर्स को देखा होगा आप, वो कहते हैं ये वाली दवा लिख दी है, कोई भी बीमारी में आप जाइए, वो कहेंगे 3 दिन बाद आना या 5 दिन बाद आना। क्यों जी? उनको पता है कि बॉडी इसको रेजिस्टेंस कर जाएगी, तो मेरे को दवा बदलनी होगी, इसलिए दोबारा बुलाते हैं। तो ये स्थितियां हर एक के साथ है। चूर्ण लोगे तब भी, कोई लिक्विड टैबलेट लोगे तब भी। अच्छा, एक और चीज होती है उसमें, चूर्ण लेते हैं ना तो कभी इतने वो लग्जेटिव होते हैं, इतना हार्ड लग्जेटिव होता है, जिसके कारण पूरे आंतों को फावड़े की तरह साफ करता जाता है, उसमें अंदर घाव तक हो जाते हैं। कई ऐसी दवाइयां भी होती हैं पेट साफ करने की, जो हार्ड तरीके से आंतों की सफाई कर देती। तो ज्यादातर लोगों को क्या होता है, गैस्ट्रिक अल्सर, ये सारी परेशानियां मैंने भी भुगती है किसी जमाने में, आज नहीं है, किसी जमाने में ये सब। और ये सभी के साथ होता है, जब जानकारियां नहीं होती हैं तो स्थितियां ऐसी होती हैं। तो क्या खाना, कैसे खाना, केवल यही सीखना ही उपाय है। और ये रोज का मैनेजमेंट है, बॉडी की आवश्यकता है, आप ठीक से पूरी कर दो तो सब कुछ ठीक होने लग जाएगा।
और इसके कई और भी कारण हैं। तो अभी हमने जाना कि कॉन्स्टिपेशन क्या है और इससे होने वाली जो समस्याएं हैं वो बड़ी विकराल होती हैं। पेट साफ नहीं होगा तो गैस बनेगा, गैस बनेगी तो पेट के अंदर इधर उधर घूमेगी, घूमेगी तो आफरा आएगा, बहुत सारी बीमारियां आएंगी। और अंगों में बाकी जगह पर चली गई तो फिर क्या होगा, बाकी अंगों को भी खराब करना शुरू कर देगी। तो गैस जो है किस किस की दुश्मन होती है? गैस नसों की यानी नर्वस सिस्टम की दुश्मन और हड्डियों की दुश्मन। तो जोड़ों का दर्द, यहाँ वहां दर्द, दर्द वाली सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। हालांकि पेट में आधुनिक विज्ञान मान के चलता है कि 8 से 10 लीटर सबके पेट में गैस बननी ही चाहिए, बनती ही है। लेकिन जितना शरीर के उपयोग में आती है वो शरीर अपने से रखता है, बाकी सब पास आउट करता है। पास आउट करने की जगह एक ही है। तो यदि गैस पास नहीं हो रही और वो जमा हो रही है तो कोई ना कोई बीमारियां देगी। ये मोटापा भी देती है शरीर में। कई बार देखने को लगता है व्यक्ति, पुरुष या महिला, मोटे मोटे दिख रहे हैं, लेकिन शरीर का वजन चेक करो, नापो तो वजन बहुत कम है। तो ये क्या हो गया? जैसे गुब्बारे में हवा भर दी हो ऐसा ही कंडीशन होगी, है ना? तो ये सारी प्रवृत्तियां देखने को, स्थितियां देखने को मिलती हैं। तो ऐसी दवाइयों को हम कितने दिन लेंगे? 1 महीना ले लेंगे, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना। इसके बाद तो कोई ना कोई बड़ी व्याधि शुरू हो जानी है ना? ये सही तरीका नहीं है दवाएं लेकर के आपको जाने का, ये प्रोसीजर ठीक नहीं है। कुछ नेचुरल प्रोसेस पैदा करना जरूरी है। अब जनरली हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं किसी न किसी बड़ी बीमारी को, डॉक्टर क्या करते हैं, आयुर्वेद में बस्ती क्रिया कहते हैं। तो बस्ती क्रिया यही है, पेट को साफ कर दो। मल साफ होते ही आधा रोग हो जाता है उसका। कोई भी रोग है, मल साफ करते ही उसका रोग आधा हो जाता है। ऐसे ही डॉक्टर उसके पास में जाते हैं तो एनिमा लगा देते हो। पेट साफ होते ही का रोग की तीव्रता आधी हो जाती है, बस आराम मिल जाता है। और बाकी क्रियाएं शरीर को करनी होती हैं रोग से लड़ने की, है ना? तो ये सब समस्याएं हमारी अपनी जन्म देने की है। तो हम कैसे जन्म देते हैं उसको भी हम जानेंगे। तो हालांकि कॉन्स्टिपेशन कोई बीमारी नहीं है, ये केवल एक शरीर में लक्षण है। तो ये इसका जड़ कहाँ है, ये इसको जानना बहुत जरूरी है। तो कॉन्स्टिपेशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं या वजह क्या हो सकती है, ये बहुत जरूरी है। रूट कॉज क्या है उसको ढूंढना जरूरी है। तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से यदि कॉन्स्टिपेशन के कारणों की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले आयुर्वेद में दो मेन कारण बताए जाते हैं। अग्निमांद, अर्थात अग्निमान अर्थात ये जो हमारा जो अग्नि है, शरीर का बल कम हो जाना, शरीर की अग्नि कम हो जाना। यानी अग्निमांद का मतलब भूख ना लगना और बिना भूख के सारी क्रियाएं करना। अब हम दिन भर आप देखिए करते क्या है, बिना भूख के खाना खाना, बिना भूख के पानी पी, बिना प्यास के पानी पीना, बिना बिना किसी कारण हम खाते हैं, बिना किसी कारण हम जाते हैं, बिना किसी कारण सो जाते हैं, बिना किसी कारण रात को जागते रहते हैं देर से, सब कुछ बिना कारण कर रहे हैं, है ना? तो रात को जागरण आपके शरीर में वात की वृद्धि कर देता है, तो वात का प्रकोप दोष होता है या न वात दोष होता है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन होता है। अग्निमांद यानी खाने का ठीक से नहीं पाचन होता है,
खाना जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं तो भी अग्निमांद होता है। दूसरा कारण वायु दोष। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि शांतो अग्नि म्रियते, अर्थात अग्नि यदि शांत हो गई तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, ऐसा कहा गया है। और यदि मनुष्य की अग्नि ठीक रहे, अग्नि मतलब भूख ठीक रहे, तो चिरकाल तक उसको कोई बीमारी टच नहीं कर सकती। तो सारी बीमारी का कारण है ये भूख ना लगना और बिना भूख के कोई भी चीज का ग्रहण करना और बिना प्यास के पानी का पीना, बिना भूख के ग्रहण करना और बिना प्यास के पानी ग्रहण करना। तो बिना भूख प्यास के कोई भी चीज का ग्रहण करना, ये प्रमुख कारण माने गए आयुर्वेद की दृष्टि में। और हम क्या करते हैं, हम भी वही काम करते हैं। किसी फ्रेंड के यहाँ गए, यहाँ से निकले घर से, यहीं से खा पी के गए थे और वहां जाकर के उसने बोला ऐसा है जी, ये बहुत बढ़िया ब्रांड का है, थोड़ा सा बिस्किट चख के देखिए। हमने चखने बैठ गए, वो इतनी देर में चाय ले आया, चाय के साथ में बिस्किट खा लिए। तो चाय ऐसी चीज है ना, तो खुद पचती है, खुद तो बीमारियां देती देती, दूसरी चाय के साथ में जो भी चीज ली जाए उसको पचने नहीं देती, उसका डाइजेशन नहीं होता। तो चाय भूख को मार देती है और बाकी चीजों को डाइजेस्ट नहीं होने देती। ठीक है, तो ये एक कारण हो गया। फिर वहां से कहीं निकले तो हम किसी के घर घर गए, मिलने गए, ऑफिस में गए, कहीं भी। अब सब अतिथि देवो भव की संरचना हमारे समाज की है, और इसी संरचना के तहत हम भी कहीं किसी के जाते हैं या कोई हमारे यहाँ आता है तो हम चाय बिस्किट चाय दूध जो भी हमारे पास उपलब्ध होता है हम उसको अर्पित कर देते हैं। वो भी करेगा सामने वाला भी। लेकिन ये देखते नहीं कि हमारी मजबूरियां क्या है, कि हमें ये सब करने की जरूरत क्या है, वो नहीं। उसको आजकल कई बार स्टेटस सिंबल मान लिया जाता है और कई बार जरूरत की चीज मान लिया जाता है, जबकि वो गैर जरूरत की चीज है, गैर वाजिब चीज है। जब आप खाना खा पी चुके तो सब ये सब करने से तो और परेशानियां बढ़ाने वाले हैं अपनी। तो जो आप परेशानियां बढ़ाने का सबब खुद ही कर रहे हैं और दूसरे को भी उसका भागीदार बना रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि साहब इसका ध्यान रखें। तो जब भी अग्निमांद होगा या वात प्रकोप होगा या इन दोनों की विकृति होगी, तब तब शरीर में बीमारियों के कारण पैदा होने लगेंगे। तो लाइफ स्टाइल है, खान पान है, आहार विहार है, मन की स्थिति। देखिए, मन आपका खराब है और आप खाना खा रहे हैं तब भी आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, पेट साफ नहीं होगा। अभी आप किसी से गुस्सा करके खाना खा रहे हैं, सवाल ही नहीं। मन आपका प्रसन्न होना चाहिए, आप खा रहे हैं तो उसका ठीक से पाचन भी होगा। क्योंकि दिमाग गुस्सा आएगा तो कहाँ से हम सोचते हैं, दिमाग से सोचते हैं, दिमाग को हमने बिजी कर दिया। दिमाग की तो सारे ग्लैंड्स को सिग्नल प्रोसेस करता है कि भाई ये चीज का पाचक रस हमारे शरीर में बने या पाचन रस हो उस समय उपलब्ध, जब वो खाना पचे या हम खाए। वही प्रक्रिया बाधित है, वही प्रक्रिया बाधित होने के कारण ये सारी स्थितियां बनती जा रही बीमारियों की। तो अग्नि का बल कम हो जाता है। तो आयुर्वेद की एक
भोजन विधि है, खाने से पहले पानी नहीं पीना, 1 1.5 घंटा, वो सब मैं बता चुका हूँ पहले, तो हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे आज। पारंपरिक खान पान, जो हमारा पारंपरिक खान पान है, हमारे प्रदेश में हम जहाँ के भी रहने वाले होते हैं, वहाँ जो पारंपरिक खान पान चलता है उसको फॉलो करना ठीक है, क्योंकि बचपन से हम उसी को करते आए और अचानक से कुछ भी नया करने लग जाएंगे, कि किसी ने बोल दिया ये चीज अच्छी है तो वो चीज करने लग जाएंगे, वो ठीक नहीं है। क्योंकि हमारी परंपरा के विपरीत है, हमारा शरीर उसका यूज टू नहीं हुआ। हमारा शरीर तो हमारी परंपरा का यूज टू है, बचपन से जो करते आए हैं, ठीक है, तो वो हमारा बहुत जरूरी है। अब पारंपरिक खान पान से दूर कैसे हो रहे हैं हम? वीकेंड में हम बाहर जा रहे हैं, कहीं होटल होटल ढूंढेंगे बढ़िया सा, 5 स्टार, वहां जाके खाना वाना खाएंगे। और वो पता नहीं कैसा खाना है, हमारी स्थिति में है भी कि नहीं, हमारे शरीर उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, बॉडी एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, इसको बिना जांचे परखे हम उसको सीधा अंदर डाल दें। पिज्जा हो, बर्गर हो, फास्ट फूड हो, बेकरी आइटम हो, या जंक फूड है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इनका सब का प्रयोग, नॉनवेज कुछ एडिक्शन है, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, चाय कॉफी, इन सब का जो लेने का, सेवन का, ये शरीर के साथ में जो प्रकोप कर रहे हैं हम, इसी के कारण, और शरीर के ऊपर जो ये सब का प्रयोग हम करते हैं, और प्लस खाने पीने का टाइम भी निर्धारित नहीं होता, जब चाहे जब हम कुछ भी खा लेते हैं, जब चाहे जब हम कुछ भी करने लग जाते हैं। तो जो खाना खा रहे हैं वो कब खा रहे हैं, उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, क्या खा रहे हैं, इस पर भी आपका डिपेंड करता है। आप ज्यादा टेस्टी खाना है, शादी में गए, किसी के पार्टी में गए, ज्यादा खा लिया। जबकि पार्टी और शादी में जाने का मतलब ये है कि वहां केवल अटेंडेंस देनी है आपको, खाना नहीं खाना, अटेंडेंस देनी। क्योंकि वो खाना आपकी परंपराओं के विपरीत है। विपरीत है तो कुछ हद तक आप उसको ग्रहण कर लीजिए, ताकि सामने वाले को बुरा नहीं लगे, हमारी अटेंडेंस भी हो जाए, और हमारा शरीर भी उसको, छोटी मोटी चीज को तो थोड़ा बहुत तो झेल लेगा, बाकी की जो भर के खाने वाली परंपरा है उससे थोड़ा सा दूर है। नहीं तो पेट बाहर निकलना, ये सारी बीमारियां, कॉन्स्टिपेशन होगा, फिर उसके बाकी सारी बीमारियां जन्म लेना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि पिताजी तो वही है, या माँ कहो तो कॉन्स्टिपेशन माँ है रोगों की जननी। तो हम, हमारे को खाने का समय, उठने का समय, खाने की मात्रा, ये सब तय करके रखनी है, तब आपका समाधान होगा। और ये नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग परेशान हैं, बीमार हैं। तो इसके कारण कोई भी समय नहीं होता जिसके कारण भूख नहीं लगती, और भूख न लगने के कारण ही कॉन्स्टिपेशन या बीमारियों का निमंत्रण, या बीमारियों का आना शरीर में, यही कारण बन जाता है। अब पित्त काल में हमको खाना खाना चाहिए। पित्त काल का मतलब हुआ सुबह से, जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता जाएगा वो पित्त काल की तरफ जाएंगे। सूरज जैसे ही ढलता जाएगा तो हम पित्त काल से बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने की कंडीशन में जब भी ज्यादा खाना खाएंगे या कैसा भी खाना खाएंगे, वो उसका पाचन अग्निमांद हो जाएगी, पाचन कम होगा। तो पाचन कम होगा तो ठीक से पहले वाला ही नहीं पचा, तो कॉन्स्टिपेशन होना स्वाभाविक है। उसके सारे कारणों में यही एक महत्वपूर्ण योगदान अदा कर देगा। अब बाहर खाना खाते हैं तो हमारे ज्ञान से विपरीत विपरीत, या हमारी परंपराओं से विपरीत विरुद्ध आहार का हम सेवन करने लग जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें एक साथ हो जाती हैं, जिनके कारण ये कई प्रकार के कॉम्बिनेशन होते हैं, ये सब विरुद्ध आहार हो जाते हैं,
जैसे टमाटर और खीरे का सलाद। अब लोग तो कहते हैं ये तो वेट लॉस करते हैं, खाइए जाइए, जबकि आयुर्वेद ने इसको निषिद्ध माना है, विरुद्ध आहार माना है, तो ये नहीं लेना चाहिए। ठीक है। अब इसी से हमारी हमारे शरीर में अग्नि पर पड़ता है, जो हमारा हम खाना खाते हैं उसको पचा नहीं पाता शरीर, या थोड़े बहुत दिन पचा लेगा, अभी फ्रेश है बॉडी, है ना, मतलब अभी यंग है तो हो जाएगा, धीरे धीरे कुछ दिनों बाद में शरीर झेलने की स्थिति में नहीं रहता, तो फिर उसको बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। शरीर जो है कुछ न कुछ लक्षण देता है, तो हमने जो खाना खाया उसका इंडाइजेशन, अजीर्ण होगा, गैस होगा, एसिडिटी होगा, ये लक्षण है बीमारी के शुरुआती। बाकी बीमारियां तो जैसे कैंसर है, कैंसर जो बीमारियां ये ऐसी जैसी बड़ी बीमारियां हैं, इन सब में बेस क्या था? बेस सबका एक ही था, एसिडिटी, गैस, बस। सर्वाइकल स्लीप डिस्क किसी को है हुआ है तो उसमें भी गैस, एसिडिटी, यानी बड़े कारण, बड़ी बीमारियों का कोई भी कारण केवल इसी से शुरू होता है। इसकी वजह, रूट कॉज यही है। तो हमें वजह के बारे में जरूर सोचना है। देखिए, आयुर्वेद कहता है वात प्रकृति के व्यक्ति हैं तो उनका विषम अग्नि है, उनको कभी भूख लगेगी नहीं लगेगी, तो उनको अपने हिसाब से जीने दो, है ना। पित्त प्रकृति है, उनको ज्यादा भूख लगेगी तो थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ समय में उनको खाने को चाहिए। तो कितना भी कुछ खा लें उसको पचा लेंगे। अब कब प्रकृति के लोग हैं, उनकी मंदाग्नि होती है, उनको भूख बहुत ज्यादा लगती नहीं, कम खाते हैं, और कम खाने के बाद भी इनको कई बहुत देर तक, काफी देर तक भूख नहीं लगती, ये ऐसे ही रह सकते हैं। और ये ज्यादा कुछ उल्टा पुल्टा करेंगे तो वेट बढ़ना आसान हो जाता है इनके लिए, बहुत जल्दी वेट बढ़ता है कप प्रकृति वालों का। ये होते भी मोटे ही हैं, शरीर में भारी होते हैं, और इनका खाना भी पचने में देर लगता है, इनकी प्रकृति ही ऐसी है, बॉडी की बॉडी टाइप ही इनका ऐसा है, तो जिसके कारण ये सारी इनको समस्याएं होती हैं। ऐसे लोगों को डायबिटीज, बीपी, शुगर या इस टाइप की बीमारियां देखने को मिल सकती हैं। तो अपनी प्रकृति के अनुसार अग्नि को जानकर उसके खान पान का सेवन करना चाहिए। अब हमारे शरीर में क्या है, 5 प्रकार के वात हैं। ये महर्षि वाग्भट ने भी अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 1 में यही जो मैंने चीजें आपको बताई वो सब लिखा हुआ है। तो दोषों का जठरा जठराग्नि पर प्रभाव, वात, पित्त और कफ का जो है, ये इन्होंने उसका वर्णन किया हुआ है। किस प्रकार का क्या दोष होगा तो क्या प्रकृति कैसी प्रवृत्ति होगी, इसको अध्याय 1 में 8वां नंबर का श्लोक में सारा डिटेल उन्होंने कर दिया। एक चार्ट और देखते हैं सामने कि भाई ऐसा क्या है, क्योंकि हम सारे प्रमाण जो है आयुर्वेद के अनुसार ही चलते हैं, आयुर्वेद जो कहता है वो आपके सामने रख देते हैं, अपना कुछ इसमें योगदान नहीं। ठीक है, जो कुछ है आयुर्वेद। तो 5 प्रकार के वात बताए गए हैं, प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान। ये जो 5 प्रकार के वात हैं, और पित्त भी 5 प्रकार के, तो पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त,
आलोचक और भ्राजक पित्त। ऐसे ही कफ के बारे में तावलंबक, क्लेदक, बोधक, तर्पक और श्लेषक, ये जो पांच पांच प्रकार के वात पित्त कफ का वर्णन आयुर्वेद में मिलता है। ये कहते हैं जब जब ये व्यान वायु गड़बड़ करेगी या समान वायु गड़बड़ करेगी या उदान वायु करेगी, इन पांचों वायु में से वात में से कोई भी अप एंड डाउन होगा तो हमें भुगतना पड़ेगा। खासकर अपान वायु जो मल को शरीर से स्टूल को बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार है। तो सारी बीमारियों का कारण ये अपान वायु खराब होगी तो सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जानी है। ठीक है, क्योंकि मुख्य कार्य इसका नॉर्मल फंक्शन क्या है? अब जब इसमें कोई विकृति है तभी दिक्कत होती है। अब कई लोगों को ये कहा जाता है कि साहब वजन बढ़ जाएगा तो रूखा खाना खाओ, तेल घी कुछ भी प्रयोग ना करो। तो जनरली लोग क्या करते हैं, इसी को कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं। अब रूखा खाने से भी ये वात प्रकोपित होता है, और वात वात जब भी प्रकोपित होता है तो आपका वजन भी बढ़ना तय है और कॉन्स्टिपेशन होना तय है। अब कुछ लोग अवस्था का शिकार है। आयुर्वेद कहता है कि बाल अवस्था और जो प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था, ये जो अवस्था है ना तीन, ये तीनों अवस्थाओं में अलग अलग प्रवृत्ति रहती है। तो वात प्रकोप हमेशा वृद्धावस्था में आता, तो वात प्रकोप जो है जब भी होगा तब तब कॉन्स्टिपेशन होगी, प्रॉब्लम होगी। अब उसमें आप कुछ भी खा लो। तो वात का जो दुश्मन है वो चिकना आहार होता है। तो ऐसा तेल या घी वाला चीजों का ग्रहण करना, तला भुना नहीं लेकिन, है ना। तो ऐसे लोगों के स्वभावतः शरीर में वात बढ़ा रहता है। ऐसे ही प्रकृति के अनुसार हमारे तीन प्रकार के कोष्ठ का वर्णन आता है। तो वात प्रकृति क्रूर कोष्ठ कहलाता है, पित्त प्रकृति मृदु कोष्ठ कहलाता है, और कफ प्रकृति मध्यम कोष्ठ कहलाता है। तो क्रूर कोष्ठ, मृदु कोष्ठ और मध्यम कोष्ठ, ये तीन प्रकार के मुख्य कोष्ठ बताए गए। तो वात प्रकृति वाले का क्रूर कोष्ठ। अब क्रूर क्या है? यानी शरीर में हमेशा रूखापन रहेगा। जो वात के गुण है, तत्र रुक्षो लघु शीतः खरः सूक्ष्म अनिलः, इस तरह से गुण बताए हैं आयुर्वेद में। यानी वो ड्राइनेस है, सूखापन रखता है, ड्राइनेस रखता है, सूक्ष्म है, दिखता नहीं है कहीं भी, हल्का है ना। ये सारे वात वृद्धि जब भी होती है तो क्रूर कोष्ठ होता है। वात वृद्धि का क्रूर कोष्ठ होता है। आसानी से मल प्रवृत्ति ऐसे व्यक्ति को नहीं होती, सूखा मल बाहर निकलता है। इसमें रुक्षता गुण बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हवा जल्दी सुखा देता है। स्टूल, इनका स्टूल हार्ड होता है ना। क्रूर कोष्ठ में तकलीफ के साथ में मल होता है, दर्द के साथ होता है। या पित्त प्रकृति के जो व्यक्ति हैं, इनका कोष्ठ बताया है मृदु कोष्ठ है। यानी थोड़ा सा भी खाया तो उनको स्टूल बहुत जल्दी से हो जाता है, जल्दी जाना पड़ सकता है, बार बार भी जाना पड़ सकता है। तो जो क्रूर कोष्ठ वाले या वृद्धावस्था वाले, उनको आपने देखा होगा कि वो जब मल प्रवृत्ति के लिए जाते हैं तो उनको अंदर बहुत टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि मल ठीक से अच्छे से, अब प्रेशर के साथ में जबरदस्ती करेंगे तो उनको बीमारियां हो सकती हैं कॉन्स्टिपेशन में, जैसे पाइल से इस टाइप की बीमारी हो जाती। तो इंतजार करते रहते हैं, आजा 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 एक बार आजा, है ना।
तो ऐसा क्रम भी चलता है। तो अवस्था के अनुसार ये सारी प्रक्रियाएं हुआ करती हैं। और जिनको टाइम नहीं लग रहा है उनको बढ़िया अच्छा है। तो या जिनकी जन्मजात प्रकृतिवाद की है तो उनको भी समय ज्यादा लगता है अंदर जाके, ये स्थितियां हो जाती। तो पित्त प्रकृति वालों को एक से ज्यादा बार भी जाना पड़ता है। जो कफ प्रकृति के लोग हैं, ये इनका मध्यम कोष्ठ रहता है, इनका बैलेंस रहता है। बिना किसी तकलीफ के इनका मल आसानी से पास आउट हो जाता है, इनको कोई तकलीफ होती नहीं है, क्योंकि ये मध्यम कोष्ठ है ना। इसलिए आपकी प्रकृति का जो प्रभाव इसका मोशन पर पड़ता ही है। अब बहुत ज्यादा मेडिसिन लेंगे इसमें तो जितनी भी लैक्सेटिव मेडिसिन है ये रूक्षता शरीर में बढ़ाती है, ड्राईनेस बढ़ा देती है बॉडी में। तो एक समय के बाद में अंदर से आंतों में कटन शुरू हो जाती है, घाव शुरू होने लग जाते हैं, फटने लग जाती है स्किन अंदर से। फिर उसके बाद ही धीरे धीरे करके एक काम शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि अब कोई चीज फटेगी तो यही होगा। तो किसी को काला मल आने लगता है, किसी को अलग अलग तरीका का होने लगता है। तो ये सारे रोग के लक्षण हैं। अब मॉडर्न साइंस क्या बोलता है? मॉडर्न साइंस बोलता है कि लो फाइबर होगा डाइट में तो आपको दिक्कत आएगी, है ना। इसके बाद में वीकनेस ऑफ इंटेस्टाइनल मसल्स। तो वीकनेस होगी इंटेस्टाइनल में, यानी आपके आंतों की जो मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगे, तब भी आपको प्रॉब्लम होगी। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या, न्यूरो जो सिस्टम है हमारा, ये ही बॉडी में लुब्रिकेशन भेजता है शरीर के अंदर हर हिस्से में। तो लुब्रिकेशन कहाँ पे बनता है? रीढ़ की हड्डी में। तो यही लुब्रिकेशन हमारे हर शरीर के भाग में जब भी मूवमेंटेबल होता है उन सब में वहीं से लुब्रिकेशन जाता है। तो जिस समय वहां से कोई ब्रेक हो गया है, वहां से लुब्रिकेशन नहीं आ रहा, तब भी ये स्थितियां होती है। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ये बोला बोला जाता है। इसके बाद में माना जाता है, आधुनिक विज्ञान कहता है ऑब्स्ट्रक्शन है कोई है, तब भी ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। तो ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कोई आंतों में गांठ हो गई है ना, तब भी ये स्थितियां बन सकती हैं। या किसी को पाइल्स है, हेमोराइड्स भी बोलते हैं कई लोग। तो हेमोराइड ज्यादा बढ़ जाएगा तब भी वहां ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, यानी अवरोध निर्माण कर रहा है। या किसी को मेलिग्नेंसी है, कैंसर का कोई गांठ है, तब भी ऐसी स्थितियां होती हैं। तो ऐसा आधुनिक विज्ञान कई कारणों की चर्चा करता है, राइट। तो मैंने आपको आधुनिक विज्ञान का भी कारण बताया और आयुर्वेद का भी कारण बताया। अब इनका ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। आज समय काफी हो गया है। अब ट्रीटमेंट का नेक्स्ट टाइम में हम जानने का प्रयास करेंगे। आज हमने कारणों पर दिशा हमारी निर्धारित की थी। तो अब इसका द्वितीय भाग जो है नेक्स्ट यानी बुधवार को हम जानेंगे कि क्या कैसे इसका समाधान होगा। तो समाधान की चर्चा हम बुधवार को करते हैं। अब यदि आपका कोई प्रश्न अभी तक जो हमने जानने का प्रयास किया कोई है तो हम उस पर चर्चा कर लेते हैं।
किसी का कोई प्रश्न इसमें? तो आज जो हमारे साथ में साथी लोग जन हैं, वो अनिल जी हैं, चित्तरंजन पत्ती जी हैं, देवेंद्र कुमार शर्मा जी हैं, नीति और पियाली ठाकुर, प्रमीला जी, रश्मि जी और सुखविंदर कौर जी और उपमा कुमारी। तो अब आपको कोई प्रश्न इससे संबंधित लगता है कि जिस पर हमें विचार करना चाहिए? क्योंकि कारण अभी, अब मैं जो समाधान की ओर जब चर्चा करूंगा तो उसमें समय ज्यादा लगेगा। हमारे पास में 8 बजे तक का ही समय होता है, तो हम अगले में चर्चा इसकी करेंगे और कुछ और टिप्स देखेंगे पार्ट थर्ड में भी। आप कहेंगे तो और इसको डिटेल में ले लेंगे, क्योंकि आज हम अब इन विषयों की हम इतनी डीप स्टडी में जा रहे हैं जहां उस रोग, पर्टिकुलर रोग पर ही हम फोकस करते हुए क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं, क्योंकि ये बड़े रोग बन जाते हैं कई बार। और सबसे ज्यादा तो रोगों की जननी ही है। फिर दूसरा रोग का कारण हम मानते हैं डायबिटीज को। लेकिन आम तौर से किसी न किसी की शुरुआत कहीं ना कहीं से यहीं से होती है। पहली जो है स्टेज यही कॉन्स्टिपेशन से ही होती है। फिर कौन कौन सी चीजें ना खाएं, क्या खाएं क्या ना खाएं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कॉन्स्टिपेशन के अगले पार्ट में। कौन कौन सी पेट साफ कर सकते हैं, क्या चीज छोड़ दें। आदतें तो हमको, आपको कारण तो आज हमने देखे हैं बहुत सारे। अगले भाग में हम जानने का प्रयास करेंगे पेट साफ ना होना, इस पर पूरा छुटकारा, क्या समाधान होने चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद में 10 प्रकार के हम रिमेडीज की भी चर्चा करेंगे। ऐसी कौन सी रिमेडीज हो सकती हैं जो नेचुरल है या आयुर्वेद की दृष्टि में सही है, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। कोई हार्ड स्टूल या क्रूर कोष्ठ वाला है तो उसको कैसे डील करना चाहिए, उसकी भी चर्चा करेंगे। क्योंकि हमने आयुर्वेद की दृष्टि में या योग की दृष्टि में जो जो चीजें योग ये रत्नाकर में भी ये सारी कुछ चीजें हैं उनमें, जैसे क्रूर कोष्ठ है, क्रूर कोष्ठ के बारे में जो चर्चा रत्नाकर में उपलब्ध मिलती है। बाकी सारी चर्चा है चरक ऋषि की किताबों में, या महर्षि बाकी हमारे ऋषियों की अष्टांग हृदय में देखते हैं तो वहां मिलती हैं चर्चाएं। तो जहां जो जो चीज मिलती है मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब आप इसका समाधान खुद से, जिसमें लगता है कि ये वाला जो केंद्र मेरा है या मेरे पाले में गेंद है इस टाइप के लक्षणों की, तो हम उसी पर अपने अपने हिसाब से आप अपना देखें और अपनों का भी समाधान ढूंढें।